नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक तिवारी आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एजुकेशन बाय विवेक सर पे आपका स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज हम लोग एक नए टॉपिक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि एक भारतीय नागरिक होने से हमें क्या क्या मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं और यदि उनका उल्लंघन होता है उसके उल्लंघन होने पर हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे कि जो मौलिक अधिकार है इसे भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लेकर शामिल किया गया है और ये कुल 22 भागों में से इसे भाग 3 में शामिल किया गया। इसके कुल अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। तो यहाँ पर 3 प्रश्न बनता है कि किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो इसे समझने के लिए प्रयास किया। देखो, सबसे ताकतवर सबसे अधिकार वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका सबसे ज़्यादा उसके पास अधिकार हैं। तो हमने जो मौलिक अधिकार लिया वो कहाँ से लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और इसे संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में शामिल किया गया। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर पूछा जाए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक को। वर्तमान में हमारे संविधान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वो 6 है, जबकि पहले 7 था। तो हुआ क्या? संपत्ति के अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा करके क्या कर दिया? संपत्ति का अधिकार को कानूनी मान्यता दी गई और इसे 300 क के अंतर्गत शामिल किया गया। आइए आगे हम पढ़ते हैं इसमें कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार पहले हमने पढ़ा इसमें कि ये संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन है। और मूल संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी, वो 7 थी। और जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे कहाँ रखा गया है? संविधान के अनुच्छेद 300 क में, संविधान के अनुच्छेद 300 क में इसे रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 300 क में इसे रखा गया है और जिसके अंतर्गत एक लीगल वैधानिक अधिकार है। इस लीगल में वैधानिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है संसद के द्वारा। मूल अधिकारों का निलंबन भी किया जा सकता है। अगर कोई पूछता है क्या मौलिक अधिकारों का संशोधन हो सकता है, जी हाँ, किया जा सकता है और किया भी गया। और मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है, बिल्कुल, कुछ शर्तों के साथ मूल अधिकारों को निलंबन भी किया जा सकता है। और अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन या हनन होता है तो हमारे पास विकल्प क्या होता है? मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं इसमें समानता का अधिकार हमारे पास किस किस अनुच्छेद में दिया गया है? पहला है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब जो कानून होगा वो सबको समान दृष्टिकोण से देखेगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म या उसकी जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये संवैधानिक अधिकार में आता है। अनुच्छेद 16 है, इसमें कहा था लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब राज्य के अधीन, लोक नियोजन राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। अस्पृश्यता का अंत मतलब अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया। और अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही प्राप्त करेगा, से ही स्वीकार करेगा। आइए इसे विस्तृत में पढ़ते हैं।
समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 14 है जिसमें विधि के समझ समानता की बात। इसका अर्थ है कानून के सामने सब एक समान हैं। कानून के सामने सब एक समान हैं और राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। मतलब चाहे राष्ट्रपति हो चाहे कॉमन मैन हम लोग जैसे, सबके लिए एक समान कानून बनाएगा राज्य। दूसरा, राज्य का और जिम्मेदारी क्या है? राज्य धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16, अब इसको आगे समझेंगे। आरक्षण और ये मुद्दे इसमें क्यों शामिल किए गए हैं, उसका अलग प्रयोजन है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता मतलब इसमें राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब आइए बात करते हैं इसके बाद अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें दिया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में दिए गए हैं और कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान में है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता थी, हमने भी बताया। मूल संविधान में 7 तरह के अनुच्छेद। अब क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। देखिए इसे याद करने के लिए भैया, कोई बालक जब जन्म लेता सबसे पहले वो क्या करता है? कुछ बोलने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता उसे दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर सभा करने की, फिर कहीं घूम टहल कर अपने सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई। उसके बाद संगठन बना सकता है। संगठन जब बनेगा तो देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता उसे दी गई। मतलब कोई भारतीय नागरिक भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी आवागमन करने के लिए वह स्वतंत्र है। किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने स्वतंत्रता है। मतलब भारतवर्ष के जो 28 राज्य 8 यूटी हैं, इनमें से कहीं पर उसे निवास करने की, जाने जाने की, संगठन बनाने की, बोलने की उसको स्वतंत्रता दी गई है। हाँ, पहले से जम्मू कश्मीर उसमें अपवाद था, अभी वर्तमान में सब जगह समान हो गया है। संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? निरसित कर दिया, यहाँ से हटा दिया गया है और इसे 300 क में, 300 अनुच्छेद 300 क में रखा गया है, जिसे वैधानिक अधिकार दे दिया गया है। उसके बाद है व्यापार करने की स्वतंत्रता, कि व्यक्ति जो है कोई भी व्यापार वाणिज्य कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं स्वतंत्रता के आधार अंतर्गत अनुच्छेद 20 देखते हैं। अनुच्छेद 20 में है कि अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि। अगर अपराध है, कोई व्यक्ति अपराध करता है, इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। किसी व्यक्ति को अपराध के दोषी तभी माना जाएगा जब किसी प्रवृत्ति विधि उस समय लागू का अतिक्रमण करेगा। मतलब जब वो अपराध कर रहा है उस समय जो सजा कानून बना हुआ है अपराध करते समय, उसी के तहत उसे सजा दी जाएगी। अगर मान लीजिए आज किसी अपराध कर रहे हैं, उसकी सज़ा 2 साल है और कल कानून बना कर दिया कि 4 साल है, तो आपके अपराध करते समय जो कानून था उसी के तहत आपको सज़ा दी जाएगी। दूसरा यह है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए मतलब कोई व्यक्ति, अगर कोई एक ही व्यक्ति है और एक अपराध करता तो 1 से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा उसके सेम अपराध के लिए। और तीसरा है किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप स्वीकार करिए ऐसा आपने किया, ये बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट में आता है ये अनुच्छेद 21। ये तो बहुत विस्तृत क्षेत्र में इस समय चल रहा है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब इसके अंदर क्या है? किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको प्राण जीने की आज़ादी है तो आप किसी को मार भी सकते हैं, नहीं। जीने का अधिकार किसी जो कानून की सीमा के अंदर, उसके अंतर्गत आपको जीने का अधिकार दिया गया है। और अगर आप अनुकूल उस व्यवस्था के हैं तो किसी भी व्यक्ति से उसके जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 21 के तहत और बहुत सी चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय ने शामिल किया है कि जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण हमारा अधिकार है पाने का, जीवन रक्षा का अधिकार है, निजता प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी भी बनाए रखने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। और उसके बाद स्वास्थ्य पाने का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है, सूचना का अधिकार, बहुत चीज़ें इसमें शामिल की। बहुत ब्रॉड हो चुका है इस समय आर्टिकल 21, हर क्षेत्र में आर्टिकल 21 को इन्वॉल्व कर दिया गया है।
बाद में इसमें एक और आर्टिकल 21 का जोड़ा गया। इस आर्टिकल 21 का में क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 21 के जो है शिक्षा का अधिकार है, फंडामेंटल राइट। अब क्या हुआ? RT, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है। ये न प्राप्त होने पर हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसे 86वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया 2002 में, जिसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया है। शिक्षा कैसी होगी? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसको राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत RTE एक्ट 2002 के द्वारा शामिल किया गया है। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 21। आइए आर्टिकल 22 देखते हैं। आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22 जो है, ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी मतलब किसी गिरफ्तार व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, उसे क्या क्या अधिकार प्राप्त किए गए हैं। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाए। जैसे आपको गिरफ्तार कर लिया, पुलिस आई, आपको यू आर अंडर अरेस्ट, भैया हुआ ही क्यों? तो बताना पड़ेगा उसे कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको अवगत कराया जाएगा। पहला है हिरासत में लेने का कारण बताना पड़ेगा। दूसरा है कि 24 घंटे के अंदर आपको दंडाधिकारी न्यायालय के के समक्ष पेश करना पड़ेगा, और इस 24 घंटे में रास्ते का समय हटाकर शामिल किया गया, आने जाने के समय काटा गया है। और तीसरा, अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। पहले तो आपने अपराध किया, किस कारण से आपको गिरफ्तार किया गया ये बताना पड़ेगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। तीसरा, अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है। ये अपराध का दंडात्मक निरोध है। अच्छा, एक और इसमें शामिल किया गया है, निवारक निरोध है। निवारक निरोध क्या है? इससे खंड 3, 4, 5 में दिया गया है कि इसका अवलोक है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसे अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है, अपराध करने से पहले भी। आपने अभी देखा होगा जम्मू कश्मीर में कई लोग डिटेंशन किया गया, उन्हें घर में ही नज़रबंद कर दिया जाता है। ये बताया जाता है कि किसी व्यक्ति से इससे उस जगह व्यवस्था में कुछ सामाजिक गतिविधियों में कोई अहित हो सकता है किसी व्यक्ति का, या कुछ ऐसा अपराध कर सकता है, उससे बचने के लिए उससे क्या किया गया है, पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है, 3 महीने तक उसे रखा जा सकता है। यदि इससे अधिक समय के लिए गिरफ्तार करना हो तो सलाहकार बोर्ड का उसे प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा, और गिरफ्तार व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का अधिकार है। ये जान सकते हैं इनके पास भी अधिकार। लेकिन ये है, अगर आप कहते हैं कि पुलिस हमको पहले नहीं गिरफ्तार कर सकती, नहीं कर सकती है। अगर आपको शांति भंग होने का उससे खतरा है, या आपके द्वारा कोई ऐसा अपराध किया जा सकता है जिसकी पुलिस को पूर्व सूचना हो, तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी से संरक्षण का आपको अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसके नियम हैं। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया। इसके अंदर किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती, और न ही उसे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है, एक दंडनीय अपराध है। किसी व्यक्ति से जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी आप नहीं करा सकते, वो स्वैच्छिक रूप से कार्य करना चाहे तो ही कर सकता है, और ये एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 ये बाल नियोजन पर प्रतिबंध करता है। ये अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में या किसी भी ऐसे स्थल पर जहां जोखिम वाले काम हों, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु वाला कोई बच्चा किसी भी जोखिम वाले कार्य में शामिल नहीं होगा, और खान, कोयले की खादान, ऐसे जगहों पर उसका जो बच्चों का कार्य करने का है वो नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 24 की बात है। आइए बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे यहाँ अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। इसमें क्या है कि जो धर्म है ना, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने, उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी हो, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। उस धर्म को का मानने का हर तरफ से स्वतंत्र है वो, कि अपने अंतःकरण की आवाज़ पे वो कोई धर्म
इसी के अंतर्गत धर्म का परिवर्तन भी किया जाता है, धर्म को अडाप्ट भी किया जाता है। किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके रीति रिवाज को मान सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार करता है, कुछ भी वो कर सकता है इसके अंतर्गत। जैसे ये है, कोई भी पूजा पद्धति है आपका तो आप उसको शामिल हो सकते हैं, ठीक है, एक साथ में, कोई आप पे रोक टोक है नहीं। अनुच्छेद 25 की बात है ये। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की व्यवस्था बताता है। वो क्या कहता है कि आप किसी धर्म को मानते हैं तो उसके प्रबंधन करने के लिए, उसकी संस्थाओं की कानूनी संपत्ति अर्जित करने का, उसके प्रशासन करने का आपका अधिकार है। आप मान लीजिए मंदिर खोले हैं तो मंदिर में आप उसको किस तरीके से मंदिर में आप पूजा पाठ करते हैं, किसको स्थापित करते हैं, ये आपका अधिकार है। या जो भी आप जिस भी धर्म का होगा उसके प्रबंधन की, मैनेजमेंट करने का उसके पास अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए धन, जो धार्मिक कार्य होंगे इसके लिए करों से, मतलब करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। मतलब राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए व्यय की गई हो। इसका मतलब है कि किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की जो आय होगी वो टैक्स फ्री होगी। इस आय पर चूँकि वो किसी विशेष धर्म संप्रदाय की उन्नति या उसके पोषण के लिए उस पर व्यय कर रहे हैं, वो टैक्स से मुक्त होगी। धार्मिक कार्य के लिए धन जो है वो कर से मुक्त होगा, अनुच्छेद 27 में है। अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है ये। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कृपण धारण करना, उसे लेकर चलना सिख धर्म को मानने वाले का अंग समझा जाएगा, ठीक है। सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अंतर्गत सरकारी खर्च चलने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनने और बाध्य नहीं कर सकते। ये भी है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 19 को। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के लिए 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 29 ये कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मतलब कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति और धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। मतलब उसके केवल इस किसी विशेष धर्म के आधार पर किसी शिक्षक संस्था में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा, उसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। मतलब ये सरकार का दायित्व है। अगर कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक वर्ग है, अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान चला सकती है, सरकार उसे अनुदान भी देगी और उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगी। ये अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 30 के बाद हमारे पास अनुच्छेद 31 जो निश्चित कर दिया गया, यहाँ हटा करके संपत्ति का अधिकार को हटाया गया। उसके बाद देखते हैं अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है, इन संविधान की आत्मा, हृदय और आत्मा कहा है। तो आप समझ सकते हैं अगर संविधान प्रारूप समिति के जो मुख्य व्यक्ति थे और जिन्होंने संविधान की रचना में बहुत अपना योगदान दिया, उस व्यक्ति का अगर निर्णय है, उनका अपना मानना है, तो जाहिर सी बात है बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का जो अभी आपने जितने अनुच्छेद पढ़े हैं 12 से 13 से लेकर के 14 से 30 तक, अगर उनका हनन होता है, अगर उनका उन अधिकारों का जो है मूल अधिकारों का हनन होता है, तो आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रिट भी जारी करता है। ऐसी 5 रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद आप ने अब तक ये पढ़ा कि मूल अधिकार है क्या। मूल अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किया गया, कहाँ से, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भाग 3 में शामिल किया गया। और कहाँ शामिल किया गया, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में शामिल किया गया। उसमें भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता का बात किया गया। फिर बताया गया संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसे 300 में हटा रख दिया गया और अब वो मौलिक अधिकार न होकर के विधिक अधिकार हो गया है। आपको ये सभी
टॉपिक पढ़िए। मिलते हैं ठीक शीघ्र ही किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।